हाय गाइस, वेलकम बैक इन टारगेट स्टडी पॉइंट। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन सब्जेक्ट के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, द रेट ऑफ एन आइटम ऑफ वर्क डिपेंड्स ऑन। किसी भी कार्य के जो मद की दर होती है वो किस पे डिपेंड करती है। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। स्पेसिफिकेशंस ऑफ वर्क, स्पेसिफिकेशंस ऑफ मटेरियल्स, प्रपोर्शन ऑफ मोटार एंड ऑल द एबव। क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। कोई भी कार्य है उसका जो मद है उसका दर किस पे डिपेंड करता है। देखिए, कार्य का मतलब है कि मान लीजिए जैसे कोई बिल्डिंग का कार्य हो रहा है, अब उस पर जो है कई टाइप के मद होते हैं। मद का मतलब होता है आइटम्स, जैसे अर्थ एक्सकवेशन वर्क हो गया, सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन हो गया, सीमेंट प्लास्टर हो गया, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। ये सब क्या है, इसको मद बोलते हैं, आइटम बोलते हैं। तो इनका जो रेट होता है वो किस पे डिपेंड करता है। तो देखो, स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्क पे करता है। अगर वर्क की स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है उसकी क्वालिटी, ठीक है, उसके गुणवत्ता के आधार जो उसकी क्वालिटी होती है उसे क्या बोलते हैं, स्पेसिफिकेशन बोलते हैं। तो किसी भी कार्य की स्पेसिफिकेशन चेंज होगा तो रेट क्या होगा, उसका चेंज हो सकता है। ठीक है, यानी अगर वर्क की क्वालिटी कम होगा तो रेट कम होगा, क्वालिटी ज़्यादा होगा तो आपका जो रेट है वो बढ़ेगा। स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, जो मटेरियल यूज कर रहे हैं जैसे सीमेंट हो गया, ब्रिक हो गया, स्टील बार हो गया, अगर उनकी स्पेसिफिकेशन कम या ज़्यादा कर दिया जाए तो रेट भी उसका कम या ज़्यादा हो जाएगा। प्रपोर्शन ऑफ मोटार, अगर हम जैसे मान लीजिए एक एक दो का सीमेंट कंक्रीट हम बनाते हैं, फिर दूसरी बार 124 का बनाते हैं, फिर अगली बार 136 का बनाते हैं, यानी प्रपोर्शन उनका चेंज होने पर उसका जो रेट है वो चेंज हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं द रेट ऑफ एन आइटम ऑफ वर्क डिपेंड्स ऑन, यानी किसी भी कार्य का जो उसके आइटम्स का जो रेट होता है वो डिपेंड करता है स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्क पे भी करता है, स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल पे भी करता है, प्रपोर्शन ऑफ मोटार पे भी करता है, यानी ऑल द एबव, इनमें से सभी पे। तो ऑप्शन डी सही हो गया आपका यहां पर। अगला क्वेश्चन है, द मेन फैक्टर टू बी कंसीडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग अ डिटेल्ड एस्टीमेट इज। जब हम डिटेल्ड एस्टीमेट तैयार करते हैं तो उसमें कौन सा ऐसा मुख्य फैक्टर है, नीचे जो कि ऑप्शन दिया गया है, जिसे हम कंसीडर करते हैं। क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल्स, मटेरियल की क्वांटिटी हम कंसीडर करते हैं, ये भी करेक्ट है। अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स, ये भी कंसीडर करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स, ये भी हम कंसीडर करते हैं, क्योंकि मान लीजिए मटेरियल्स अगर मान लीजिए बहुत ही पास के मार्केट में मिल जाता है या बहुत ज़्यादा दूर जाके मिलता है तो डिस्टेंस कम या ज़्यादा होने की वजह से उसकी एस्टीमेट पे प्रभाव पड़ता है। अगर पास में ही मार्केट में हमें सारा मटेरियल मिल जाएगा तो वहाँ से हमें सस्ता पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कम लगेगा। अगर मान लीजिए हम कहीं दूर से उस मटेरियल को लेके आते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जो होगा वो इंक्लूड हो जाएगा, यानी कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पर आपके ये तीनों ऑप्शन सही है। इसका मतलब क्या है कि ऑल द एबव, ऑप्शन डी सही है यहाँ पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, द रेट ऑफ पेमेंट इज मेड फॉर 100 क्यूबिक मीटर, तो पर क्यूबिक मीटर इन केस ऑफ, अगर मान लीजिए 100 क्यूबिक मीटर तक कोई भी कार्य का जो आइटम्स, कोई भी आइटम है उसका जो है क्वांटिटी निकाला गया है 100 क्यूबिक मीटर, तो उसका जो रेट ऑफ पेमेंट है वो नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। क्या इनमें से है किसी का? अर्थवर्क इन एक्सकवेशन, तो अर्थवर्क इन एक्सकवेशन का जो यूनिट होता है वो पर क्यूबिक मीटर रेट ऑफ पेमेंट किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। रॉक कटिंग, जब चट्टानों की कटिंग की जाती है तो उसका भी जो रेट ऑफ पेमेंट है वो पर क्यूबिक मीटर होता है। एक्सकवेशन इन ट्रेंचेस फॉर फाउंडेशन, फाउंडेशन के लिए जो ट्रेंचेस में एक्सकवेशन किया जाता है, उसकी खुदाई जो किया जाता है, उसका भी यूनिट पर क्यूबिक मीटर होता है, यानी उसका जो रेट ऑफ पेमेंट है पर क्यूबिक मीटर होता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ऑल द एबव, ऑप्शन डी सही है।
अगला क्वेश्चन, ब्रिक वॉल्स आर मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर इफ द थिकनेस ऑफ द वॉल इज। देखिए, अगर हमेशा मैंने आपको बताया है इससे पहले वाले वीडियो में भी कि ब्रिक मैसनरी किया जाता है तो वहाँ पर जो उसका यूनिट लेके चलते हैं वो क्यूबिक मीटर में लेके चलते हैं, यानी ईंट चिनाई करते हैं तो उसका जो मेजरमेंट किया जाता है वो क्यूबिक मीटर में किया जाता है। लेकिन जब यहीं पर बात किसी पार्टीशन वॉल की आती है तो पार्टीशन वॉल का हमेशा स्क्वायर मीटर में मेजरमेंट किया जाता है। तो पार्टीशन वॉल का मतलब ये होता है कि उस वॉल का थिकनेस 10 सेंटीमीटर है। तो इसको देखो कितने टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो ऐसा पूछा जा सकता है कि पार्टीशन वॉल का ब्रिक मैसनरी का मेजरमेंट किस यूनिट में किया जाता है, तो आप कह सकते हैं स्क्वायर मीटर कहेंगे, ठीक है। यह कहेगा कि आधी ईंट की मोटी दीवार से, आधी ईंट की मोटी दीवार से अगर बना हुआ हो तो उसका मेजरमेंट हम किस में लेंगे, तो स्क्वायर मीटर में। यानी पार्टीशन वॉल को हम कहते हैं हाफ ब्रिक थिकनेस वॉल बोलते हैं उसे। या ऐसा कह सकता है कि 10 सेंटीमीटर अगर मोटी दीवार है तो उसका हम मेजरमेंट किस यूनिट में करेंगे, तो मीटर स्क्वायर में करेंगे। तो ऑप्शन ए सही है यहाँ पर। नंबर 5, द प्लिंथ एरिया ऑफ अ बिल्डिंग नॉट इंक्लूडेड। प्लिंथ एरिया क्या होता है? प्लिंथ एरिया वह एरिया होता है जो नीचे प्लिंथ लेवल पर, जो प्लिंथ लेवल पर यानी फर्श के ऊपर जो प्लिंथ लेवल बना होता है वो प्लिंथ लेवल जितना एरिया कवर करता है वह कहलाता है प्लिंथ एरिया, ठीक है। इसमें कोर्ट यार्ड जैसे हो गया, आंगन बना हुआ है तो उसको कंसीडर नहीं किया जाता है क्योंकि वो ओपन स्पेस होता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे नीचे 3 पॉइंट दिए गए हैं। इन तीनों पॉइंट में देखिए कौन कौन सा कंसीडर किया जाता है कि नहीं। वैसे ऑप्शन तो 4 दिए गए हैं, तो चलिए देखते हैं। पहला है एरिया ऑफ द वॉल्स एट द फ्लोर लेवल। जो वॉल का एरिया है क्या वो कंसीडर किया जाता है? बिल्कुल कंसीडर किया जाता है। इंटरनल सॉफ्ट फॉर सैनिटरी इंस्टॉलेशंस अप टू 2 स्क्वायर मीटर इन एरिया, बिल्कुल ये भी कंसीडर किया जाता है। नंबर सी, लिफ्ट एंड वॉल इंक्लूडिंग लैंडिंग, लिफ्ट एंड वॉल इंक्लूडिंग लैंडिंग ये भी कंसीडर किया जाता है। नंबर 4, एरिया ऑफ कैंटिलीवर्ड पोर्च, जो कैंटिलीवर्ड पोर्च का एरिया है उसे हम कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि यह प्लिंथ लेवल से, यानी नीचे का जो प्लिंथ लेवल का कवर्ड एरिया है उससे बाहर निकला हुआ होता है। ये कैंटिलीवर है, ये बाहर निकला हुआ होता है, इसलिए उस पोर्शन को हम प्लिंथ एरिया में कंसीडर नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन, इफ द फॉर्मेशन लेवल ऑफ हाईवे हैज अ यूनिफॉर्म ग्रेडियंट फॉर अ पर्टिकुलर लेंथ, किसी भी हाईवे के लिए उसका जो फॉर्मेशन लेवल है, किसी भी हाईवे का जो फॉर्मेशन लेवल है एक पर्टिकुलर लेंथ में एक यूनिफॉर्म ग्रेडियंट में है, यानी एक समान दर से स्लोप में है। किसी पर्टिकुलर लेंथ की बात की जा रही है, यानी कोई भी हाईवे है उसका फॉर्मेशन लेवल है। फॉर्मेशन लेवल का मतलब होता है जो टॉप लेवल है, उस हाईवे का जो टॉप लेवल है वो क्या कहलाता है? फॉर्मेशन लेवल कहलाता है। और वो फॉर्मेशन लेवल किसी एक पर्टिकुलर लेंथ में यूनिफॉर्म ग्रेडियंट में एक समान दर से स्लोप में है। एंड द ग्राउंड इज आल्सो हैविंग लॉन्गिट्यूडनल स्लोप, और उसका जो ग्राउंड है, जो बॉटम जिस ग्राउंड पे बनाया गया है, जो ग्राउंड है वहाँ का सरफेस वो भी लॉन्गिट्यूडनल स्लोप में है। तो द अर्थ वर्क में बी कैलकुलेटेड बाय, तो अर्थ वर्क कैसे मेजरमेंट करेंगे? तो मिड सेक्शन फार्मूला, मिड सेक्शन फार्मूला बिल्कुल इस फार्मूले का यूज हम कर सकते हैं। ट्रेपेजॉइडल फार्मूला, इस मेथड का भी हम फार्मूले का भी यूज करेंगे। प्रिज्मोइडल फार्मूला, और इस फार्मूले का भी हम यूज करेंगे। ऑप्शन डी ऑल द एबव सही है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब हर एक लेंथ पर, अब देखिए जब वो उनका जो ग्राउंड लेवल है उसका ग्रेडियंट स्लोप में है, ग्रेडियंट स्लोप वहाँ पर भी है, यानी लॉन्गिट्यूडनल स्लोप भी है, और ऊपर का जो फॉर्मेशन है वहाँ पर भी स्लोप है। तो इसका मतलब क्या है कि हर एक पॉइंट पर क्रॉस सेक्शन अलग अलग है। जब रोड के हर एक पॉइंट पे क्रॉस सेक्शन अलग अलग होता है तो उस केस में हम ये 3 के 3 जो फॉर्मूले दिए गए हैं तीनों फॉर्मूले का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन,
द यूजफुल लाइवेबल एरिया ऑफ अ बिल्डिंग इज आल्सो नोन एज। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया और ये पूछा गया है कि ऐसा कौन सा एरिया है जो कि हम रहने के लिए यूज करते हैं, जिस पर हम लोग रह सकते हैं। कारपेट एरिया, सर्कुलेशन एरिया, फ्लोर एरिया और प्लिंथ एरिया। तो मैं आपको चारों एरिया की बात करता हूँ, पहले समझा देता हूँ 1 बाय 1 किसे क्या बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कारपेट एरिया क्या होता है? कारपेट एरिया वह एरिया होता है जिस पर हम लोग रहने के लिए यूज करते हैं। जैसे एक रूम है आपका, तो रूम में जो वॉल के अंदर से अंदर का एरिया है उसमें हम लोग रह सकते हैं, उसका हम पूरा यूटिलाइजेशन करते हैं। लेकिन वहीं पे वॉल का थिकनेस की बात किया जाए तो वॉल के थिकनेस में हम लोग नहीं जाके रहते हैं, तो वो कारपेट एरिया में नहीं आता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि रूम के उस पोर्शन में जिसमें आप एक कारपेट बिछा सकते हैं, कारपेट आप समझते हैं चटाई जिसे बोलते हैं, जिस पोर्शन में आप रूम में चटाई बिछा सकते हैं, कारपेट बिछा सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? कारपेट एरिया बोलते हैं। इसमें वॉल का थिकनेस कंसीडर नहीं किया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में लाइव एबल एरिया पूछा गया है, यानी रहने के योग्य कौन कौन से एरिया हैं। तो रहने के योग्य और भी हैं, जैसे अब दूसरा पॉइंट है सर्कुलेशन एरिया। सर्कुलेशन एरिया क्या होता है कि जब भी हम किसी बिल्डिंग को बनाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर कारपेट एरिया तो वो एरिया हो गया जिसमें हम कारपेट बिछा सकते हैं। जैसे रूम की बात किया जाए तो रूम में जो अंदर से अंदर जिसमें हम लोग रहते हैं वो कारपेट एरिया हो गया, ठीक है। एक होता है प्लिंथ एरिया। प्लिंथ एरिया आप समझते हैं नीचे का जो प्लिंथ लेवल होता है, जितना कवर्ड एरिया रहता है वो कहलाता है प्लिंथ एरिया। फ्लोर एरिया, जितने फ्लोर जो बना हुआ होता है वो फ्लोर एरिया होता है। सर्कुलेशन एरिया क्या होता है? ये जितना भी प्लिंथ एरिया होता है, अब देखिए किसी भी मकान में, किसी भी बिल्डिंग में जितने भी टाइप के कमरे बने हुए होते हैं, उनका यूज करने के लिए हमें स्टेयर बनानी होती है, बालकोनी बनानी होती है, लॉबी बनानी होती है। तो इन सारे एरिया को ही क्या कहते हैं? सर्कुलेशन एरिया, ठीक है। क्या कहते हैं? सर्कुलेशन एरिया। तो हमें लाइवेबल एरिया यानी किसी भी बिल्डिंग में रहने के योग्य का जो एरिया होता है वो क्या कहलाता है? सर्कुलेशन एरिया। सर्कुलेशन एरिया में हम लोग रहते हैं, ठीक है। तो सर्कुलेशन एरिया में आपका प्लिंथ एरिया भी आ जाएगा, कारपेट एरिया भी आ जाएगा, फ्लोर एरिया भी आ जाएगा, और साथ ही साथ आपके जो स्टेयर्स जितना एरिया कवर किया वो भी आ जाएगा, लॉबी भी आ जाएगा, बालकोनी भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है सर्कुलेशन एरिया। अगले पॉइंट पे चलते हैं। द ब्रिक वर्क इज नॉट मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर इन केस ऑफ। देखो यही क्वेश्चन फिर से आ गया कि ब्रिक वर्क को हम क्यूबिक मीटर में कंसीडर नहीं करते हैं। किस केस में? किस केस में कंसीडर नहीं करते हैं? जब हाफ ब्रिक वॉल बनाया जाए, यानी कि आधी ईंट की दीवार बनाई जाती है, तो वहां पर हम क्यूबिक मीटर में कंसीडर नहीं करते हैं। इसका मतलब है पार्टीशन वॉल है। पार्टीशन वॉल जो होता है वो हाफ ब्रिक वॉल से बनाया जाता है जिसका थिकनेस 10 सेंटीमीटर होता है। तो ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 9, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी माइनस डेप्रिसिएशन इज। ठीक है, अब देखो यहां पर ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन को हम लोग समझ लेते हैं किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। बुक वैल्यू क्या होता है? बुक वैल्यू देखिए होता है कोई भी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के लिए हम जितना इन्वेस्टमेंट करते हैं, जितना हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उस इन्वेस्टमेंट में से, यानी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट में से आज तक वर्तमान अवधि तक के जितना भी डेप्रिसिएशन होता है उसको घटाने के बाद जो वैल्यू रह जाती है वो कहलाता है बुक वैल्यू। तो मैं काम एक फॉर्मूला यहाँ से बनता है, क्या बनता है? बुक वैल्यू बराबर, यहाँ से बुक वैल्यू का एक फॉर्मूला बन जाता है, बुक वैल्यू बराबर होता है ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट ओ माइनस डेप्रिसिएशन वैल्यू डी, ओ माइनस डी। ये फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इससे जो है आप अपना जो है
डेफिनेशन डिफाइन कर सकते हैं बुक वैल्यू को। तो बुक वैल्यू एक ऐसा वैल्यू होता है जो किसी भी प्रॉपर्टी में जितना हमने ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसमें से आज तक का जितना डेप्रिसिएशन हुआ है उसको माइनस करने के बाद जो वैल्यू रह जाता है उसे बुक वैल्यू कहते हैं। देखिए डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, पहले मैं डेप्रिसिएशन को समझ लीजिए और ओरिजिनल कॉस्ट को समझ लीजिए। जब भी हमारा कोई प्रॉपर्टी जब हम उसे बनाते हैं तो उसमें जो कुछ न कुछ तो कॉस्ट लगता है, तो जो एक्चुअल कॉस्ट लगता है वो क्या होता है, ओरिजिनल कॉस्ट। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है, मान लीजिए हमने उस बिल्डिंग को 10 वर्ष पहले बनाया हुआ था, तो ये जो 10 वर्ष तक हमने उस बिल्डिंग का यूज किया हुआ है, तो यूज करने के वजह से उस प्रॉपर्टी में कुछ न कुछ कमी आई हुई है। यूज करने के वजह से, टेम्परेचर के वजह से, यानी धूप छांव के वजह से, निरंतर उसका लगातार यूज होने के वजह से, तो क्या होता है कि वो प्रॉपर्टी में कुछ न कुछ कमी होती रहती है। यानी हम कह सकते हैं जब कोई भी चीज़ पुरान होती है तो उसका कीमत कम होता है कि नहीं, क्यों कम होता है, क्योंकि यूज करने के वजह से उसकी जो यूटिलिटी टाइम है, जो उसका लाइफ है, वो कम होता हुआ चला जाता है। तो यहाँ पर बात है, अगर मैंने 10 साल पहले बिल्डिंग बनवाया हुआ था तो उसका ओरिजिनल कॉस्ट कुछ न कुछ रहा होगा, और आज हमने 10 साल उसका यूज किया तो कुछ न कुछ उसमें डेप्रिसिएशन हुआ है। तो यही डेप्रिसिएशन वैल्यू 10 साल में जितना यूटिलाइज होने की वजह से उसमें कमी हुई है उसको ओरिजिनल कॉस्ट में से माइनस कर दीजिए, तो जो मूल्य रह जाएगा उसका वर्तमान आज के समय में उस प्रॉपर्टी की जो एक्चुअल कीमत रह जाएगी वो कहलाता है बुक वैल्यू। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। यहाँ पर वैसे मैंने रेड से जो है रेंटेबल वैल्यू किया हुआ है, बट वो गलत है। यहाँ पर बुक वैल्यू जो है ये आपका आंसर करेक्ट है। तो यहाँ पर आप जो है ऑप्शन ए क्लिक करेंगे, बुक वैल्यू, ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा है सैल्वेज वैल्यू। अब इसको भी हम लोग समझ लेते हैं, सैल्वेज वैल्यू क्या होता है। देखिए जब कोई भी प्रॉपर्टी है, जब उसका लाइफ समाप्त हो जाता है, तो लाइफ समाप्त होने के बाद वो स्टैंडिंग कंडीशन में उस प्रॉपर्टी की जितनी वैल्यू रह जाती है वो कहलाता है सैल्वेज वैल्यू। ठीक है, हमने एक बिल्डिंग है, 80 साल बीत गया, अब वो स्टैंडिंग कंडीशन में यानी अपने स्थान पे खड़ी हुई स्थिति में है, वो उस समय खड़ी हुई स्थिति में उस बिल्डिंग की जो कीमत है वो कहलाएगा सैल्वेज वैल्यू। अगर उसी बिल्डिंग को हम तोड़ फोड़ करके, मजदूर लगा करके, वहाँ से जो भी कंक्रीट वगैरह निकलता है जितना भी, वो सबको वहाँ पर हटाने के बाद, तुड़वाने में जो भी चार्ज लगेगा मजदूरी देने के बाद, ठीक है, वहाँ से अब उस प्रॉपर्टी को हम बेचेंगे तो कुछ न कुछ हमें वहाँ से पैसा भी मिलेगा, तो उस पैसे को भी मजदूरी देने के बाद जो वैल्यू बचता है वो कहलाता है स्क्रैप वैल्यू। देखो स्क्रैप वैल्यू सैल्वेज वैल्यू में यही है। सैल्वेज वैल्यू क्या होता है कि किसी भी प्रॉपर्टी की लाइफ समाप्त होने के बाद उसी खड़ी हुई स्थिति में यानी स्टैंडिंग कंडीशन में, बिना तोड़े बिना गिराए, उसे जो उस प्रॉपर्टी की कीमत है वो कहलाता है सैल्वेज वैल्यू। अगर मान लीजिए उसी प्रॉपर्टी को मजदूरों के द्वारा उसे तोड़ फोड़ दिया जाए, ठीक है, और उनका मजदूरी दे दिया जाए, और उस प्रॉपर्टी से जो भी हम बेचने के बाद जो कुछ न कुछ वहाँ से हमें इनकम मिल जाएगा, तो वो सब कुछ घटाने के बाद जो हमें प्रॉफिट मिलता है वहाँ पर वो कहलाता है स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, देखो सैल्वेज वैल्यू आपका माइनस भी हो सकता है और प्लस में भी आप जा सकते हैं। क्यों माइनस प्लस में जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पर जो है जैसे स्टील है, स्टील का कोई भी उस प्रॉपर्टी में बना हुआ है कोई भी चीज़, तो उससे हम बेचेंगे तो हमें पैसा वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर सैल्वेज वैल्यू आपका पॉजिटिव आ जाएगा। बट कंक्रीट की अगर मान लो जैसे बीम है, तो कंक्रीट के बीम को हम बेच के वहाँ से पैसे नहीं निकाल सकते हैं, बल्कि वहाँ पर हमें मजदूरी और अपने से देना पड़ेगा, क्योंकि कंक्रीट को हमें बेचने से, कंक्रीट कोई भी चीज़ बेचने से हमें वहाँ से पैसे नहीं मिलता है, तो वो हम माइनस में भी जा सकते हैं। ठीक है, रेंटेबल वैल्यू क्या होता है, देखिए जब भी हम कोई प्रॉपर्टी रेंट पे लेते हैं, ठीक है, तो एक मार्केट में उसका एक वैल्यू होता है कि
जो कि रेंट के एबल हो, ठीक है, जो कि उचित रेट हो, उसको क्या बोलते हैं, रेंटेबल वैल्यू। लास्ट है ऑब्सोल्सेंस वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। ये क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी भी बिल्डिंग में रहते हैं और अचानक से क्या होता है कि धीरे धीरे वहाँ पर वहाँ का जो सोशल है, मतलब चेंज होने की वजह से जो पुरानी डिज़ाइन की हुई है, पुराना डिज़ाइन जो किया गया है, अब नया डिज़ाइन का रिवाज हो जाने की वजह से क्या होता है कि वो पुराना वाला वैल्यू क्या होता है, कम होता हुआ चला जाता है। ठीक है, मतलब कोई भी न्यू टेक्निक आ जाने की वजह से जो पुराना हमने डिज़ाइन किया हुआ था, ठीक है, वो अब उसका जो है वैल्यू कम हो जाता है, जिसकी वजह से उस प्रॉपर्टी की जो है कीमत वो डाउन हो जाता है, जिसे हम ऑब्सोल्सेंस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, इन द मिड सेक्शन फॉर्मूला। जो मिड सेक्शन फॉर्मूला है वो किस प्रकार हम यूज करते हैं। जब हम लोग रोड का या कैनाल में अर्थवर्क की क्वांटिटी निकालते हैं तो वहाँ पर मिड सेक्शन एरिया फॉर्मूला यूज किया जाता है। कैसे करते हैं, पहला ऑप्शन, द मीन डेप्थ इज द एवरेज ऑफ द डेप्थ ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव सेक्शन। देखो हम करते क्या हैं, यहाँ पर मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझा देता हूँ किस प्रकार हम यूज करते हैं। ठीक है, मान लो ये है क्रॉस सेक्शन। जब रोड या कैनाल के पहले पॉइंट पर गहराई D1 होता है और दूसरे वाले सेक्शन पे गहराई D2 होता है और यहाँ पे क्या है D2, तब हम मिड सेक्शन एरिया का फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो इसमें हम क्या काम करते हैं कि दोनों ही गहराई का एवरेज निकाल लेते हैं, यानी DM निकालते हैं। DM बराबर क्या होता है, D1 प्लस D2 बाई 2। यहाँ से हम DM निकालते हैं। तो देखो पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, द मीन डेप्थ इज द एवरेज ऑफ डेप्थ ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव सेक्शन। तो दोनों ही सेक्शन का गहराई का हम एवरेज निकाल लेते हैं, जिसे DM बोलते हैं, D1 प्लस D2 बाई 2। सेकेंड ऑप्शन है, द एरिया ऑफ मिड सेक्शन इज कैलकुलेटेड बाई यूजिंग मीन डेप्थ। तो यहाँ पर जो है मिड सेक्शन का जो हम एरिया निकालते हैं वो मीन डेप्थ यूज करके निकालते हैं, यानी हम जो AM निकालते हैं मिड सेक्शन का एरिया, क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, BDM प्लस SDM स्क्वायर, BDM प्लस SDM स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। वैसे फॉर्मूला BD प्लस SD स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे D के स्थान पे DM लेके चलते हैं। ऑप्शन सी है, द वॉल्यूम ऑफ द अर्थवर्क इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द मिड सेक्शन एरिया बाय द डिस्टेंस बिटवीन द टू ओरिजिनल सेक्शन। दोनों सेक्शन के बीच, यानी कह सकते हैं जो टोटल लंबाई है हमारा, उस लंबाई में हम DM का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्वांटिटी निकल के आ जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। द क्रॉस सेक्शन फॉर अ हाईवे इज टेकन एट। किसी भी हाईवे के लिए जो क्रॉस सेक्शन होता है, क्या लेते हैं उसके लिए, राइट एंगल टू द सेंटर लाइन, सेंटर लाइन के परपेंडिकुलर होता है। बिल्कुल सही बात है, जो हाईवे का सेंटर लाइन होता है उसके परपेंडिकुलर ही क्रॉस सेक्शन लिया जाता है। तो ऑप्शन ए सही है। 30 मीटर्स अपार्ट, ये 30 मीटर की दूरी पर लिया जाता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। नंबर सी पॉइंट, इंटरमीडिएट पॉइंट्स हैविंग अब्रप्ट चेंज इन ग्रेडियंट। जितने भी इंटरमीडिएट पॉइंट्स होते हैं वहाँ पर अचानक उसका ग्रेडियंट में चेंजिंग कर दिया जाता है, स्लोप में बदल दिया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है, यानी ऑप्शन डी सही है यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट द एक्चुअल साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक इज। तो स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक आप जानते हैं 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन सी सही है। द मेजरमेंट इज मेड इन स्क्वायर मीटर इन केस ऑफ, किस केस में, नीचे जो दिया गया है उन ऑप्शन में उसका जो यूनिट होता है वो स्क्वायर मीटर में मेजरमेंट करते हैं। तो ऑप्शन ए की बात अगर किया जाए तो ऑप्शन ए में सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन, देखिए मीटर क्यूब में मेजरमेंट करते हैं इसे।
आरसीसी स्ट्रक्चर मीटर क्यूब, हॉलो कंक्रीट ब्रिक वॉल मीटर क्यूब, यानी यहाँ पर किसी भी ऑप्शन का जो यूनिट है वो मीटर स्क्वायर नहीं है, तो ऑप्शन डी सही है, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, द एक्सकेवेशन एक्सीडिंग 1.5 मीटर इन विथ एंड 10 स्क्वायर मीटर इन प्लान एरिया विद डेप्थ नॉट एक्सीडिंग 30 सेंटीमीटर में, मतलब अगर कोई भी प्लान है 10 स्क्वायर मीटर तक किया गया है और उसका जो डेप्थ है वो 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो उसे क्या कहेंगे? देखो एक्सकेवेशन की बात अगर की जाए तो एक्सकेवेशन में क्या है कि भाई गहराई ज़्यादा होता है, 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है, तो ऑप्शन ये सही नहीं है। सरफेस ड्रेसिंग में केवल उसका सरफेस की ही ड्रेसिंग की जाती है, जरूरी नहीं है कि 30 सेंटीमीटर गहराई तक हो, तो यहाँ पर ऑप्शन बी भी गलत है। कटिंग में आपका जो है कटिंग नहीं हो सकता है ये, क्योंकि यहाँ पर 10 स्क्वायर मीटर और 30 सेंटीमीटर गहराई तक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो कटिंग नहीं है। सरफेस एक्सकेवेशन में आता है ये, सरफेस एक्सकेवेशन में हमेशा 10 स्क्वायर मीटर तक मतलब किया जा सकता है और उसकी गहराई जो है 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं लेते हैं। नंबर 15, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? पहला पॉइंट है पॉइंटिंग इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर। देखो पॉइंटिंग हमेशा स्क्वायर मीटर में ही मेजरमेंट किया जाता है, तो पहला ऑप्शन सही है यहाँ पर। प्लास्टरिंग इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर, ये भी प्लास्टरिंग को भी स्क्वायर मीटर में मेजरमेंट किया जाता है, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। नंबर सी, ग्लेजिंग इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर, ग्लेजिंग को भी हम स्क्वायर मीटर में मेजरमेंट करते हैं, तो यहाँ पर ऑल द एबव, ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पे। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग द सब हेड्स ऑफ द एस्टिमेट आर, सब हेड्स का मतलब होता है पर्टिकुलर वर्क, ठीक है। जब भी हम किसी बिल्डिंग का एस्टिमेशन करते हैं तो वहाँ पे पर्टिकुलर वर्क यानी सब हेड्स लेते हैं। क्या क्या लेते हैं? अर्थ वर्क भी हो सकता है, कंक्रीट वर्क भी हो सकता है, ब्रिक वर्क भी लेते हैं, ब्रिक वर्क भी लेते हैं, स्टोन वर्क भी लेते हैं, रूफिंग भी आता है, ब्रिक वर्क, फ्लोरिंग भी आता है, वुड वर्क आता है, यानी ऑप्शन सबके सब सही है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही है आपको, ऑल द एबव। नंबर 17, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए, इफ द बेड लेवल इज एबव NSL, यदि बेड लेवल NSL से ऊपर है। देखो अभी तक हम लोगों ने 3 टाइप के कैनाल पढ़ा हुआ है, 3 टाइप के कैनाल। पहला क्या होता है? फुली फिलिंग। तो फुली फिलिंग में क्या होता है कि कैनाल हमेशा ग्राउंड लेवल के नीचे बनाया जाता है, ग्राउंड लेवल के नीचे बनाया जाता है, मतलब ये आपका GL लाइन हो गया और कैनाल आपका नीचे बना हुआ है, ठीक है, ये GL लाइन हो गया, ये है फुली फिलिंग, ठीक है। फिर से बनाते हैं डायग्राम को, ये है आपका GL लाइन, सॉरी फुली कटिंग था, सबसे पहले हमने फुली कटिंग बना दिया, ये GL लाइन है, ठीक है। फुली कटिंग में देखो बेड लेवल नीचे है और FSL ऊपर है और यहीं पर NSL है, ठीक है। इसमें बर्म की लंबाई कितना लेते हैं? फुली कटिंग में 1.5D लेके चलते हैं, ठीक है। एक होता है पार्शियली फिलिंग एंड पार्शियली कटिंग, उसमें 2D लेके चलते हैं, वो कुछ इस प्रकार बना हुआ होता है। और एक होता है फुली फिलिंग, जो कि कैनाल ऐसे होता है, और GL लाइन और बेड लेवल हम कह सकते हैं एक ही पे नहीं होता है, हल्का सा नीचे बनाते हैं, ऐसे इस तरीके से होता है। जो एक्चुअल में होता है वो कुछ इस प्रकार बना होता है कि नीचे आपका NSL होता है और इसके थोड़ा सा ऊपर बेड लेवल होता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है? इफ़ द बेड लेवल इज एबव NSL, देखो यही इसी के लिए कहा गया है, फुली फिलिंग के लिए कहा गया है कि NSL से ऊपर बेड लेवल है,
द कैनाल इज कॉल्ड फुली इन बैंकिंग, यानी फुली फिलिंग कहा जाता है। एंड द बर्म आर डिजाइंड एज 3D, यानी यहाँ पे जो हम बर्म लेते हैं वो 3D लेके चलते हैं। तो ये ऑप्शन पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन कहा है कि एरिया ऑफ द कैनाल इन कटिंग बराबर BD स्क्वायर प्लस SD स्क्वायर, जहाँ पर बी बेड ब्रिथ है और डी डेप्थ ऑफ कटिंग। बिल्कुल ये भी सही है, एस साइड स्लोप पे। ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी की बात करें, इफ FSL इज एबव, FSL का मतलब है फुली सप्लाई लेवल, इज एबव NSL, द कैनाल इज कॉल्ड पार्शियली इन कटिंग एंड पार्शियली इन फिलिंग एंड बर्म आर डिजाइंड एज 2D। 2D किस में आता है? पार्शियली फिलिंग एंड पार्शियली कटिंग में आता है, और इसमें FSL NSL से ऊपर होता है। बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी भी सही है। तो जब ऑप्शन A B C तीनों सही है तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन लेके चलेंगे हम? डी लेके चलेंगे, ऑल द एबव। ठीक है, ऑल द एबव। क्वेश्चन नंबर 18, पिक अप द एक्सकवेशन वेयर मेजरमेंट आर मेड इन स्क्वायर मीटर फॉर पेमेंट, ऑर्डिनरी कटिंग अप टू 1 मीटर। यहाँ पे पूछा गया है कि पिक अप द एक्सकवेशन वेयर मेजरमेंट और मेड इन स्क्वायर मीटर। नीचे जो एक्सकवेशन किया गया है उसमें किसका यूनिट स्क्वायर मीटर होता है? तो पहला ऑर्डिनरी कटिंग अप टू 1, अगर 1 मीटर गहराई तक कटिंग किया जाएगा तो स्क्वायर मीटर में उसको नहीं लेके चलते हैं, फिर उसे मीटर क्यूब में लेके चलते हैं। तो पहले वाले का जो यूनिट है वो क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब है आपका ये। ठीक है। सेकेंड है सरफेस ड्रेसिंग अप टू 15 सेंटीमीटर, इसका मीटर स्क्वायर लेके चलते हैं। और सरफेस एक्सकवेशन अप टू 30 सेंटीमीटर डेप्थ, ये भी हम क्या है कि मीटर स्क्वायर लेके चलते हैं। तो बी और सी दोनों ही ऑप्शन सही है, यहाँ पर दोनों ही मीटर स्क्वायर में लेके चलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 19, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन द पीक डिस्चार्ज फॉर डोमेस्टिक पर्पज पर कैपिटा पर मिनट इज। देखो डोमेस्टिक पर्पज के लिए यानी कि घरेलू उद्देश्य के लिए जो पीक डिस्चार्ज होता है पर कैपिटा पर मिनट कितना होता है, कितना CPM होता है? तो देखो 1.80 लीटर फॉर 5 से 10 यूजर करने के लिए, ये करेक्ट है। 1.2 लीटर हम यूज करते हैं 15 यूजर्स के लिए, और 1.35 लेके चलते हैं 20 यूज़र के लिए। तो ऑप्शन तीनों सही है, यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। आप इस तीनों ऑप्शन को याद कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, इन लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड ऑफ एस्टिमेशन द लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द वॉल्स एंड, यानी कि हम लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड में जब हम किसी भी रूम का एस्टिमेशन करते हैं तो उसमें जो हम लेंथ निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन वॉल्स ले लेते हैं। ठीक है, प्लस बी क्या होता है? ब्रीथ ऑफ सेक्शन। अगर सीमेंट कंक्रीट है तो सीमेंट कंक्रीट का ब्रीथ लेंगे, ब्रिक वर्क का पहला ऑफसेट है तो पहला ऑफसेट का ब्रीथ लेंगे, सेकंड ऑफसेट सेकंड ऑफ, जो भी हम पर्टिकुलर वर्क ले रहे हैं उसका जो ब्रीथ होता है वही लेके चलते हैं। इसमें ऑप्शन में देख लेते हैं, ब्रीथ ऑफ द वॉल गलत है, ब्रीथ ऑफ वॉल हमेशा नहीं लेके चलते हैं, बी हमेशा चेंज होता रहता है, हर एक पर्टिकुलर वर्क में बी का वैल्यू चेंज होता रहता है, तो ब्रीथ ऑफ वॉल नहीं लेके चलते हैं। सेकंड ऑप्शन है हाफ ब्रीथ ऑफ द वॉल ऑन ईच साइड, ये भी गलत है। 1/4 ब्रीथ ऑफ वॉल ऑन, ये भी गलत है। नन ऑफ दीज, यानी ऑप्शन डी सही है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि लंबाई लेंथ निकालते समय क्या काम करते हैं कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द वॉल्स, यानी सेंटर लाइन की लंबाई ले लेते हैं, प्लस ब्रीथ में क्या है, हर एक पर्टिकुलर वर्क के लिए बदलता रहता है।